Hey guys, Good evening, sir. Good evening, sir. good evening. Good evening, sir. Good evening. ठीक है, तो गाइस सबसे पहले तो मेरे पास आज कुछ गुड न्यूज़ है आपके लिए, बट गुड न्यूज़ से पहले भी हम कुछ यहाँ पे करेंगे। सबसे पहले जो कल एब्सेंट था क्लास में, हैंड रेज कर लो जल्दी से। मेरे पास स्क्रीनशॉट है, मैं इसको स्क्रीनशॉट देखने की जरूरत ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं। हाँ जी, सूर्यांश आप कहाँ थे कल? सर थोड़ा नेटवर्क इशू था सर, मैंने अर्पित को बोला था कि सर इन्फॉर्म कर दे। बोला था। ठीक है ठीक है। यस हाँ, लो योर हैंड। अच्छा, तो राम प्रकाश, यस सर। रीजन सर तबीयत खराब थी कितनी? सर। लीवर में सूजन हो गया तो सर एक हफ्ते क्लास ज्वाइन नहीं किया था। लो योर हैंड। योगेश यादव, सर आपको इन्फॉर्म किया था सर। किया था। यस सर। अनिल, मैंने इश्यूज बताया था सर। क्या था? हाँ सर, बारिश हो रखी है ना सर इधर सैफई साइड। लो योर हैंड। ओके सर। शिवांकित गुप्ता, सर वायरल फीवर है। चलो लो योर हैंड। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कल स्टार्टिंग में तो थे क्लास में, बट जैसे ही मैंने बोला कि टेस्ट होगा तो उन्होंने क्लास लीव कर दी, या उनसे हो गई थी, कुछ भी लगा दो। तो ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं, हैंड रेज कर लो एक बार जल्दी से, नहीं तो मुझे टाइम लगेगा लिस्ट को कंपैरिजन करने में, देखने में कि पहले कौन था बाद में कौन नहीं था। जल्दी से हैंड रेज कर लो फटाफट से। अरे, कोई हैंड रेज ही नहीं कर रहा है। सारे थे मतलब? मेरे को लिस्ट चेक करनी पड़ेगी एक बार। तो एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर अर्पित के घर पे सर कोई फैमिली फंक्शन है, उसका कॉल आया था मेरे पास क्लास से पहले अभी कि सर को इन्फॉर्म कर देना, आज नहीं आ पाए। डन डन। हाँ जी, तो वो लिस्ट में मैं कुछ नाम बोल रहा हूँ, अगर उनमें से जो लिस्ट है वो जो बच्चे हैं वो तो ठीक है, मगर अगर इसके अलावा कोई बच्चा यहाँ पे अभी लाइव है तो वो हैंड रेज कर लेना। सैयद गफरान अहमद, ठीक है। तरुण वर्मा, रोशन मिश्रा, राहुल जायसवाल, आस्था सचान, शिवम वर्मा, ईशान गुप्ता और सौम्या श्रीवास्तव, श्रुति पुरवार, श्रद्धा सक्सेना, ऋचा शर्मा, अंजलि चौहान, मोहम्मद तहा, ऋचा अवस्थी, रजनी सिन्हा, रितिका सिसोदिया, सलोनी भल्ला, विजेता द्विवेदी, श्रुति गुप्ता, विदुषी, याशी, अभिषेक त्रिवेदी, उन्नति, श्रेया गुप्ता, अमित वाजपेयी, ठीक है। और रागिनी तिवारी, रजत वर्मा, यश निगम, सौम्या वाजपेयी और खुशी वर्मा। बस हो गया। श्रुति पुरवार भी हो गया, श्रद्धा सक्सेना, ऋचा शर्मा हो गया, अंजलि चौहान हो गया, ये भी हो गया, ऋचा अवस्थी हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया सारे। हाँ जी, इनके अलावा जो भी बच्चे हैं यहाँ पे, कोई है जो नाम बोले मैंने? मेरा मैं भी था। सर हम भी थे। सर हम भी थे। सर मैं भी सर हम भी थे सर मेरा नहीं यश बोला। निगम। रुको रुको रुको, एक तो है सुरभि, सविता, गौरी कनौजिया, और कौन है? यस का नाम नहीं लिया गया, हैंड रेज करना है एक बार। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही मेरी? गाइस सर नहीं आ रही? सर बहुत कट रही है। सर आ तो रही है। आ रही है तो आपके पास डाउट, वो मतलब नेटवर्क इशू होगा सर इधर अब से। आ रही। सब बोला क्या, कुछ समझ में नहीं आया सर, फिर से एक बार रिपीट ना, करिए। कुछ नहीं बोला आप, ठीक, बस रहने दो। ये वो बच्चे हैं जिनका नाम नहीं लिया गया, ठीक है। चलो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ लिस्ट में, क्रॉस चेक करता हूँ यहाँ पे, और लेट मी शो यू समथिंग। तो सबसे पहला जो नेम आप बता रहे थे वो कौन सा था? तो आप रजत भट्ट, राइट? रजत भट्ट,
रजत भट्ट, आप लास्ट में नहीं थे, क्लास लीव कर दी थी आपने पहले जब मैंने कॉल किया आ था। गई थी ना सर, हाँ जी। सर अचानक से कॉल आ गई थी सर, लास्ट में सर फिर लीव हो गया। तो मेरी गलती थोड़ी ना बच्चे इसमें, चलो कोई नहीं, पर आप थे, लोवर योर हैंड। यस सर। विजेता द्विवेदी, विजेता द्विवेदी तो थी, ठीक है, आपका नाम लिया था विजेता मैंने शायद, आपने ध्यान नहीं दिया, लोवर योर हैंड। और कौन है? सुरभि सविता, सुरभि सविता, सुरभि 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 सविता, आप लास्ट तक नहीं थे सुरभि। लास्ट वाले स्क्रीनशॉट में आप नहीं थे। के बाद बैटरी डिस्चार्ज हो गया था। अब बताओ तो मैं क्या करूं, मेरी गलती थोड़ी ना, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि लास्ट में किसका हो गया था कि। चलो एक काम करो, लोवे हैंड, सारे के सारे डाउन कर लो, म्यूट कर लो ऋषभ, ऋषभ तिवारी म्यूट कर लो। ठीक है, तो गाइस देखो, सबसे पहला जो पार्ट है यहाँ पे, तो गुड न्यूज आपको मैं बता देता हूँ पहले तो। चलो गैस करो कि क्या हो सकता है। सर हमारे एग्जाम नहीं हो सर रहे? टेस्ट नहीं लेंगे सर आप? एग्जाम डेट आगे हो गई है। अरे एग्जाम सर्कल ऑफ है। ऐसा क्यों? लाइव जो सेशंस में प्रोजेक्ट करवाएंगे। चलो सुनो, देखो 2-3 गुड न्यूज है वैसे तो मेरे पास, तो मैं पहले एक गुड न्यूज दे देता हूँ। तो सबसे पहली गुड न्यूज है कि आज आपका टेस्ट नहीं होगा, ठीक है, थोड़ा राहत मिली। यस सर। दूसरी गुड न्यूज ये है कि आज जितने भी ब्लैक लिस्ट और ग्रे लिस्ट वाले जो बच्चे हैं, ठीक है, क्योंकि काफी सारे हैं, तो उनको एक चांस दिया जा रहा है आज कि अगर वो कोई भी एक टॉपिक रैंडमली यहाँ पे एक्सप्लेन अगर कर सकते हैं, तो मैं उनको ग्रे लिस्ट से अपनी कोई भी पसंद का टॉपिक, और वो भी देख के, मतलब आप अपने नोट्स ले सकते हो, कैमरा ऑन करने की जरूरत नहीं है, और फिर एक्सप्लेन कर दो। कितनी अच्छी बात है ना, मतलब इससे अच्छी क्या बात होगी, सोचो, देख के चीटिंग करके आप अच्छे से एक्सप्लेन, बट अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ध्यान देना इस चीज पे, ठीक है। तो अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, तो मैं आपको तुरंत आज ही ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट से हटा दूंगा। बोलो मंजूर है? अच्छी डील है कि नहीं? यस सर। हाँ, यस सर। यस सर। बट ये इस तरीके से नहीं होगा, थोड़ा सा इसमें चेंज है, बस थोड़ा सा हल्का सा। लास्ट वाली गुड न्यूज सबसे लास्ट में दूंगा, क्लास के एंड में, एक को बचा के रख रहा हूँ अभी मैं। तो रूल क्या है, ये ब्लैक लिस्ट और जो ग्रे लिस्ट वाले हैं, और हाँ जो इस लिस्ट में नहीं है, और वो भी अगर यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए भी मेरे पास यहाँ पे पार्ट है। आपको करना क्या है कि मैं किसी भी रैंडम स्टूडेंट से एक डाउट पूछूंगा, क्योंकि आज आपका रिवीजन होने वाला है, ठीक है। मैं उनसे आप डाउट पूछूंगा, लेट्स सपोज मैं कहूंगा कि आपका डाउट क्या है। अब वो कहेगा कि सर मेरा इस टॉपिक, पर्टिकुलर टॉपिक में ये डाउट है, उस डाउट को कोई भी रैंडम स्टूडेंट आंसर कर सकता है, कोई भी स्टूडेंट रैंडम। तो प्रायोरिटी मैं उसको दूंगा, मतलब अगर लेट्स सपोज 5 स्टूडेंट कह रहे हैं कि सर मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ डाउट को, ठीक है, लेट्स से 5 स्टूडेंट है मेरे पास, तो मैं प्रायोरिटी उस स्टूडेंट को दूंगा जो ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में है, क्योंकि उसको उस लिस्ट से बाहर करना है मुझे। अगर ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होता है, तो देखो व्हाइट लिस्ट वाले जो है हमारे पास, जो इस लिस्ट में नहीं है, वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठे रहेंगे, क्योंकि आप पार्टिसिपेट नहीं करते हो, मैंने नोटिस किया ये चीज, आपसे पूछा जाएगा तभी बताते हो, नहीं तो तब तक नहीं बताते। अगर ऐसे स्टूडेंट जो लिस्ट में नहीं है और पार्टिसिपेट नहीं करते, तो उनको मैं सीधा ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा, ठीक है। वैसे तो मजाक कर रहा हूँ, बट फिर भी मतलब ऐसा समझना कि ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा, तो पार्टिसिपेट करना है, कहने का मतलब ये।
तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को। अच्छा, दूसरा जो एक और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, कि लेट्स सपोज कि किसी स्टूडेंट ने ट्राई किया डाउट क्लियर करने के लिए, तो डाउट क्लियर करने के लिए जब वो ट्राई करेगा और लेट्स से उसने कोई एक दो पॉइंट स्किप कर दिए, या फिर उसमें आप कोई और दूसरा कोई स्टूडेंट ऐड ऑन करना चाहता है वहाँ पे, तो वो आप कर सकते हो। तो तब भी मैं आपको ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट से निकाल दूंगा। और एक्सप्लेन आप अपने नोट्स ले सकते हो, वहां से हेल्प ले सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैमरा ऑफ रख के बोलना है, तो आज आप फ्री हो बिल्कुल। तो कहीं से भी कैसे भी करके करो, एक्सप्लेन करना है, सामने वाले का डाउट क्लियर करना है, तो इससे बढ़िया कोई बात नहीं हो सकती। तो कोई भी किसी का भी डाउट क्लियर कर सकता है, बट जब मैं पूछूंगा कि कौन करेगा, तो या तो आप हैंड रेज करोगे या फिर आप क्या करोगे, बोल दो यहीं पे अनम्यूट करके कि सर मैं इसको क्लियर कर सकता हूँ। ठीक है, तो क्लियर है सभी को क्या करना है? रेडी? यस सर। परफेक्ट, चलो। सर एक प्रॉब्लम है। हाँ बताइए। सर मैं अपने नोट्स कैरी नहीं किया हूँ, और सर मैं अभी गांव में हूँ। तो बच्चे मैं अब बताओ क्या करूं, आप गूगल कर लेना, है ना? सर और क्या कर सकते हैं, इससे बढ़िया तो कुछ हो नहीं सकता, गूगल कर लो। चलो म्यूट कर लो अभी। सर। हाँ जी शिवांकित। हाँ जी, मैं ये कह रहा सर कि प्रोजेक्ट सर एक ही कॉमन बेस में बनेगा या सबका सर अलग अलग प्रोजेक्ट होगा? नहीं, सबका एक बनेगा बच्चे। सर प्रोजेक्ट सर कब बनेगा? एक्चुअली में सर अगस्त में इनके पेपर हुए तो सर फिर तो क्लासेस सर शॉर्ट होंगी, अरे आप यार ये क्यों बताओ। क्यों सस्पेंस खराब कर रहे हो यार, तो मैं कह रहा हूँ एक गुड न्यूज लास्ट में रखूंगा, मत खराब करो। ठीक है, चलिए, सॉरी सर, सॉरी। हाँ, टेंशन मत लो, तुमसे ज्यादा फिक्र मुझे इस चीज की मुझे है। ठीक है, तो उसके लिए मेरे पास एक गुड न्यूज़ है, टेंशन मत लो। मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था कि क्या करें क्या ना करें, तो उसका सॉल्यूशन मैंने निकाल लिया एक्चुअली। चलो, तो हम स्टार्ट करते हैं जी सुरभि सविता से। सुरभि सविता बताओ, अभी तक के किसी भी टॉपिक में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप। और जरूरी नहीं है कि अगर आपके अभी डाउट तो नहीं है तो पूछना ही है, आप ये कह सकते हो सर कोई डाउट नहीं है। ठीक है, सर मैं खुद से बता दूं। नहीं डाउट है तो बताओ। सर डाउट नहीं, डाउट में वो था कि जो पॉलीमॉर्फिन्स के ऑपरेटर ओवरलोडिंग और मेथड ओवरलोडिंग, वो फिर से एक बार टाइप मेथड ओवरलोडिंग तो रिवीजन। सपोर्टेड ही नहीं है पाइथन में, मैंने कब लिखवाया? मैंने क्या आपको नोट डन करवाया है क्या? मैंने ये टॉपिक करवाया मेथड ओवरलोडिंग का? ऑपरेटर ओवरलोडिंग में कंफ्यूजन है ना आपको? अरे यार ऐसे काम नहीं चलेगा। चलो म्यूट करो अपने आप को, म्यूट करो। सो गाइस, इनका जो डाउट है वो है ऑपरेटर ओवरलोडिंग। बताओ कौन स्टूडेंट इसको क्लियर करेगा, जिसको सबसे पहले ब्लैक लिस्ट या ग्रे लिस्ट से निकलना है, जल्दी जल्दी बोलो, इजी सा क्वेश्चन है। कौन एक्सप्लेन करेगा? चलो ऋषभ तिवारी, ठीक है बताओ। हेलो सर। ऋषभ तिवारी एक्सप्लेन करो। सर आवाज आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब ये है, जैसे सर पहले मान लो हमें सर कोई ऑपरेटर है। ऑपरेटर तो बहुत तरीके के होते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ऑपरेटर क्या होता है। तो ऑपरेटर इज अ फंक्शन दैट ऑपरेटर। सुनो मेरी बात, हाँ सुनो, यस सर। ये है डाउट क्लास, है ना? यस। तो यस सर। यहाँ पे पर्टिकुलर जो डाउट है उसी को क्लियर करना है। मतलब अगर मैं पूछता आपसे कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है, कंप्लीट एक्सप्लेन करो, तब तो ये चीजें अच्छी लगती हैं, मतलब यस पूरा का पूरा बताना तो अच्छी बात है, बढ़िया है। बट अभी सिर्फ उसका ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, राइट? तो बस उतना ही बताने की कोशिश करो, क्योंकि बहुत सारे डाउट्स क्लियर करने हैं हमें पूरी क्लास में। ठीक है, यस सॉरी सर। स्टार्ट। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मतलब बेसिक मीनिंग ये है, जब हम किसी भी मेथड में कोई हम एक्स्ट्रा फीचर सर ऐड करते हैं, तो इसको हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग के नाम से जानते हैं। जैसे मान लो सर कोई ऑपरेटर प्लस है, इसको यदि हम सर इंटीजर वैल्यू के साथ ऐड कराते हैं तो सर इसलिए ऐड कर देता है। अगर इसको हम सर स्ट्रिंग के साथ ऐड कराते हैं तो ये कॉनकैटिनेट कर देता है। तो सर हम मतलब एक म्यूट कर एक्स्ट्रा। लो, म्यूट कर लो।
देख के भी तुम अगर नहीं बता सकते ना तो देखो रजनीकांत भी तुम्हें नहीं बचा सकता। क्या कर रहे हो यार तुम, मतलब देख के तो सही बता दो क्या चीज पूछी जा रही है, क्या चीज बता रहे हो। और मैं आपको एक बार शायद एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ इसके बारे में, तब है ये हालत आप लोगों की। और कोई है जो बता सकता है? ईशान गुप्ता बताइए। सर ऑपरेटर ओवरलोडिंग में एक्चुअली में होता क्या है, सबसे पहले तो ओवरलोडिंग का मतलब होता है कि कैपेसिटी से ज्यादा काम करवाना। ऑपरेटर सर होते हैं कि किसी भी डेटा टाइप पे कुछ ना कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है। वो बात हो गई सर। हर ऑपरेटर का एक डेजिग्नेटेड टास्क होता है कि वो उसको करना है। प्री बिल्ट जो इनबिल्ट डेटा टाइप्स होते हैं उनके साथ वो एक डेजिग्नेटेड टास्क परफॉर्म करता है। बट अगर हमको सर यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, मेरा कहने का मतलब है सर क्लास के साथ अगर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसके लिए सर हमें उस ऑपरेटर की फंक्शनैलिटी को और बढ़ाना पड़ेगा। उसके लिए सर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं सर। ठीक। और कोई है जो इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहता हो, इसको थोड़ा और रिफाइन करना चाहता हो? और जो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ना वो गया काम से। ये जो अंजलि चौहान, रजत वर्मा, रागिनी तिवारी, ये जो ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स है ना, और भी हैं, ये अगर पार्टिसिपेट नहीं करोगे ना तुम, तो तुम्हें तो मैं पक्का ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। जब मैंने बोला है पार्टिसिपेट करना है तो पार्टिसिपेट कर रहे हो तुम लोग? चलो सर एक सही काम तो कर, बताया सर इसमें। नहीं इसमें इस रिफाइनमेंट हो सकता है, थोड़ा एड ऑन हो सकता है, तभी मैंने बोला है। मैं कब कह रहा हूँ गलत बताया उसने, सही बताया। मैंने कहा रिफाइनमेंट थोड़ा करना चाहते हो या थोड़ा कुछ और अपनी तरफ से एड ऑन करना चाहते हो तो करना चाहते हो तो कर सकते हो। थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन अगर कर सकते हो तो इसको। कॉन्सेप्ट तो सभी को क्लियर है, आई नो, बट कुछ चीजें हैं जो आप मिस कर जाते हो या फिर बताने में थोड़ा गड़बड़ कर जाते हो। कोई नहीं है? सुनो मेरी बात ध्यान से, मैं बताता हूँ, ठीक है? मैं क्यों बता रहा हूँ। अंजलि चौहान Yes, sir. बताओ। So operator overloading can be defined as when you give an extended meaning to a operator, and it is used to provide the special traits to a operator. Like for an instance, the operator plus is used to add to integers as well as to concatenate to strings, and it can be achieved because the plus operator is overloaded by int class as well as the str class. सी, ठीक है। देखो एक चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ सभी के लिए, सुन लो ध्यान से। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप बोल भी सही रहे हो, किसी का भी कुछ भी गलत नहीं है, बट एक चीज समझ रहे हो यहाँ पे मैं पूछ क्या रहा हूँ? मैं सिर्फ यहाँ पे पूछ रहा हूँ कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्या। मेरी इस बात को समझो थोड़ी देर के लिए, और क्यों जरूरत पड़ रही है हमें उसकी। आस्था सचन जी बताइए। हैंड रेज किया था आप लोगों ने। Yes, sir. I was कहा saying कि हम लोग डबल इंडेक्स कोड का यूज करते हैं इसमें वो बहुत भी ठीक है, सारे। ठीक है, नोट कर लो बच्चे। हाँ जी मोहम्मद तहा। सर पाइथन में सर मोस्टली ज्यादातर चीजें सर क्लास होती हैं सर, जैसे इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, सर एक क्लास होता है सर। उस क्लास के जो मेथड्स होते हैं उनको मैजिक मेथड बोलते हैं सर, जो कि अलग अलग होते हैं। जैसे सर हमने प्लस कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किया, प्लस का यूज किया, तो सर जैसे हमने ऑपरेंड्स दिए हैं सर वो इंटीजर हैं, तो इंटीजर क्लास का जो है मैजिक मेथड ऐड कॉल होगा। चलो ठीक है, म्यूट कर लो बच्चे। देखो आई नो कॉन्सेप्ट सभी को क्लियर है, आई नो दैट, और सभी को क्लियर भी ये चीज क्या है, आप प्रैक्टिकली भी करके दिखा दोगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, शॉर्टकट में पूछना था, शॉर्टकट में निपटा सकते हो आप इसको। कैसे निपटा सकते हो शॉर्टकट में? देखो सिंपल सी बात है, क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मैं पूछ रहा हूँ ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे देखो ऑपरेटर ओवरलोडिंग है क्या। जैसे ईशांक ने स्टार्टिंग में बता दिया था कि सर देखो ओवरलोडिंग क्या है, कैपेसिटी से ज्यादा। हमें नहीं बताने की जरूरत है यहाँ पे इतना ज्यादा कुछ भी, सीधी सी बात है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग पूछ रहे हैं ना, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की जब हम बात करते हैं, तो जब भी हम किसी भी ऑपरेटर पे कुछ एक्स्ट्रा जो उसकी प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज है उससे ज्यादा अगर कुछ हम प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑपरेटर ओवरलोडिंग। दैट्स इट।
अब वो कोई भी हो सकता है। आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एग्जांपल दे रहे हो प्लस का और इसका दे रहे हो, जैसे यहाँ पे इंटीजर्स का स्ट्रिंग का, वो प्री डिफाइंड है ऑलरेडी, ठीक है। अब वहां पे जैसे आपने कहा कि सर हम किसी इंस्टेंसेस के साथ में काम करेंगे, क्लासेस के साथ करेंगे, तो वहां पे आप उसकी प्रॉपर्टी देख, क्लियर है। बट हमें इसकी जरूरत यहाँ पे क्या थी, मेन पार्ट हमारा कॉन्सेप्ट किस चीज का है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का। तो सीधी सी बात है, किसी भी ऑपरेटर पे जब हम क्या करते हैं, उसकी प्री डिफाइंड प्रॉपर्टीज से एक्स्ट्रा, मतलब जो प्री डिफाइंड उसके ऑपरेशंस डिफाइंड है, वो क्लासेस के अकॉर्डिंग जैसे आप मेंशन करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, कि जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स है उनके हर क्लास के अकॉर्डिंग ऑपरेशंस पहले से ही डिसाइडेड है, पहले से ही डिफाइंड है वहां पे। अगर उनके जो प्री डिफाइंड जो ऑपरेशंस है उनके अलावा भी हम यहाँ पे कुछ एक्सटेंड करना चाहते हैं, कोई प्रॉपर्टी असाइन करना चाहते हैं, तो वो हम कर सकते हैं सेम उसी मेथड का यूज करके। क्योंकि यहाँ पे एक गलती की थी कि किसी भी मेथड में, जैसे एक स्टूडेंट ने बोला था, किसी ने पहले वो बोला था, किसने बोला था मेरे को याद नहीं आ रहा अभी, ऋषभ तिवारी ने। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी मेथड में जब हम ऐसे कॉल करते हैं, वो करते नहीं, किसी भी मेथड नहीं, सेम मेथड को हमें कॉल करना पड़ेगा, सेम जो भी हमारा ऑपरेटर है उसके मैजिक मेथड को हमें कॉल करके और उसको रीडिफाइन करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास प्रॉपर्टीज जो भी आप वहाँ पे असाइन करना चाहते हो उस मेथड में आप डिफाइन करो, एंड देन यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर प्रॉपर्टी, ठीक है। मतलब विद द हेल्प ऑफ दैट पर्टिकुलर सिंबल, जो भी आप यहाँ पे ऑपरेटर यूज करना चाह रहे हो उसके साथ। तो अगर सॉर्टेड चीजें यहाँ पे निकालू तो क्या निकल के आता है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग बता दिया, किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सटेंड करने के लिए कैसे करेंगे, उसके मैजिक ऑपरेटर जो भी हमारा ऑपरेटर है उसके मैजिक मेथड को हम कॉल करेंगे क्लास के अंदर, ठीक है। उस मेथड में हम अपनी प्रॉपर्टीज डिफाइन करेंगे एंड दैट्स इट, हो गया काम। तो ये चीज यहाँ पे ऐड कर सकते थे आप, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि भाई ओवरलोड करेंगे कैसे, ये हमारे पास जो पार्ट हो जाता है वो चीज करेंगे कैसे, किस तरीके से होती है वो चीज, वो ऐसे होती है हमारी, ठीक है। तो थोड़ा सा इस चीज को ऐड कर सकते हो आप, नहीं करोगे तो कोई गलत नहीं बताएगा, बट कर सकते हो इसको, ठीक है। तो थोड़ा सा रिफाइन मैंने किया है बस यहाँ पे कि क्या चीज आप एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ओके। क्लियर है कि नहीं? तो बस इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दो, ऐसी बहुत सारी चीजें इसीलिए मैं आज यहाँ पे रिविजन करवा रहा हूँ। चलो, तो नेक्स्ट अंजलि चौहान, आपका अभी तक के किसी भी टॉपिक में डाउट है? सर नेम वेरिएबल, नेम वेरिएबल में कौन क्लियर करेगा, कौन करेगा क्लियर? अरे हाँ, शिवम वर्मा जी कीजिए। सर नेम वेरिएबल एक स्पेशल वेरिएबल होता है, इसका यूज हम तब करते हैं जैसे जब एक फाइल को हम दूसरे फाइल में इंपोर्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि उस फाइल का कुछ डाटा है जो दूसरे फाइल में ना आए, तब सर ये, और जब सब उसी फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, जब जिस फाइल में हमने नेम को डिफाइन किया तो उसका वेरिएबल मेन होता है, उसकी वैल्यू मेन होती है सर नेम वेरिएबल की। और जब बाहर जाती है दूसरे उसमें जिसमें इंपोर्ट कर रहे हैं उसमें जब कॉल करेंगे तो नेम की वैल्यू सर जो इंपोर्ट फाइल है वो नाम हो जाती है। तो उससे क्या होगा सर? इससे इफ एल्स के तरीके सर यूज कर सकते हैं कि वो फर्स्ट फाइल में जो हम लोग नहीं एग्जीक्यूट करना चाहते, जो दूसरे में ना हो, उसको सर हम इसके हेल्प से रोक सकते हैं। गुड, सुनो अब ध्यान से, और कोई थोड़ा रिफाइन करके बताना चाहता है इस चीज को, मतलब है तो बिल्कुल करेक्ट, कोई रिफाइन करना चाहता है? अंजलि पहले ये बताओ डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपका अभी तक? यस सर। हो गया? यस, ठीक है। हाँ जी, कोई थोड़ा एड ऑन करना चाहता है यहाँ पे, कुछ रिफाइन थोड़ा कुछ अलग तरीके से एक्सप्लेन करना चाहता है कोई भी? ये बड़ी प्रॉब्लम है, कोई भी पार्टिसिपेट नहीं करता। हाँ जी, कौन है? सर रागिनी। हाँ जी रागिनी, बताइए। सर नेम एक इनबिल्ट वेरिएबल होता है जो कि जहाँ पर डिफाइन होता है वहीं का एड्रेस अपना शो करता है। मींस जब वो उससे पूछा जाएगा कि मतलब कहाँ पर वो डिफाइन हुआ है तो वो उस फाइल का नाम बताएगा। अगर वो उसी फाइल के अंदर कॉल हो रहा है तो फिर वो अपना मेन फाइल का नाम जो मेन है वो बताएगा। तो इसे हम लोग मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग में यूज करते हैं। मतलब जब हम लोग मॉड्यूल्स को इम्पोर्ट कर रहे हैं कहीं से, तो जो उसका एक्सटर्नल डेटा है, मींस उस फंक्शन को जो कॉलिंग वगैरह की गई है, उसे रोकने के लिए मतलब
हमें जो मॉड्यूल, हम केवल फंक्शन को इंपोर्ट कर रहे हैं, बाकी चीजें नहीं। तो जब हमें उसे स्किप करना होता है तब हम इसका यूज करते हैं। वहां पर हम लोग ये डिफाइन कर सकते हैं फेल्स कंडीशन के साथ कि नेम का एड्रेस क्या है। अगर वो मेन रिटर्न करता है तो फिर हम लोग उस फंक्शन को कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो यही चीज है, वैसे इसमें ज्यादा ऐड ऑन करने का जो एक पार्ट है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वो था इसका सिंटेक्स। आप इसको ना बोल थोड़े गलत तरीके से रहे हो। या तो आप इसको बोलो स्पेशल वेरिएबल नेम, या फिर आप इसको बोलो डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर, ठीक है। क्योंकि नेम वेरिएबल तो नेम नॉर्मल नेम वेरिएबल हो सकता है, ठीक है। इस चीज पे ध्यान देना, क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं और हमें ऐसा लगता है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट इंपॉर्टेंट होती हैं। कि या तो आप बोलो कि स्पेशल वेरिएबल नेम है जो डबल अंडरस्कोर के साथ जब हमारा आता है, या फिर आप बोल दो उसको क्लियर कर दो कि डबल अंडरस्कोर नेम डबल अंडरस्कोर आता है। तो ये क्या करता है, अगर आप किसी भी मॉड्यूल फाइल मतलब किसी भी फाइल में आप इसको रख के जब खासकर कि पहले इसका ये बताओ कि यूज कहाँ करते हो। आपने बता दिया कि ये है क्या, उसके बाद बताओ कि कहाँ पे यूज करते हैं। यूज करते हैं हम इसको मेनली मॉड्यूल्स में। मॉड्यूल्स में क्यों यूज करते हैं कि लेट्स सपोज आपने किसी मॉड्यूल फाइल में आपने अपने फंक्शन को कॉल भी कर रखा है जनरली, क्योंकि मॉड्यूल्स में वैसे होता नहीं है, बट फिर भी लेट्स सपोज आपने अपने फंक्शन को कॉल कर रखा है। तो जैसे ही आप उसको इंपोर्ट करोगे किसी दूसरी फाइल के अंदर, तो वो भी कॉल हो जाएगा। जो वो उसने कॉल कर रखा वो वाला पार्ट भी वहां पे जाके एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इस पार्ट को यहाँ पे फिल्टर करने के लिए, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, स्पेशल वेरिएबल नेम का यूज करते हैं, जिसकी वैल्यू एक्चुअल में अगर आप किसी सेम फाइल में, जिस फाइल में वो डिफाइंड है, उस फाइल को अगर एग्जीक्यूट करते हो तो वो मेन रिटर्न करता है, जो कि एक डबल अंडरस्कोर मेन डबल अंडरस्कोर है। स्पेशल यहाँ पे वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे, तो वो रिटर्न करता है। बट अगर आपने अपने मॉड्यूल वाली फाइल में यहाँ पे उसको डिफाइन कर रखा है स्पेशल वेरिएबल नेम को, जब दूसरी फाइल में आप उसको एग्जीक्यूट जाके करोगे तो वो अपने मॉड्यूल का नेम बताता है। देखो आप क्या कह रहे हो, एक ने कहा कि वो फाइल का नेम बता देता है, बात तो सही है, बट आप ऐसे मत डिफाइन करो उस चीज को। आप कहो कि वो अपने मॉड्यूल का नेम बताता है। हालांकि मॉड्यूल क्या है, फाइल का नेम ही तो मॉड्यूल है, ठीक है। बट फाइल का नेम जब यहाँ पे आ जाता है तो देखो वो कंप्लीट में काउंट हो जाता है कि फाइल नेम डॉट पाई समथिंग कुछ ऐसे करके। बट फाइल नेम नहीं, आप कहो मॉड्यूल का नेम वो रिटर्न करता है। ओके, तो एक ये चीज यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो इस चीज में। इसको थोड़ा इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो कि अपने मॉड्यूल का नेम वो रिटर्न करता है। दैट्स इट। तो अब इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि अगर आप सेम फाइल में एग्जीक्यूट कर रहे हो तभी वो जो कॉल किया आपने फंक्शन को तभी वो एग्जीक्यूट होगा, दूसरे फाइल में वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो हमने उसको यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड कर दिया है इस कंडीशन के थ्रू। दैट्स इट। क्लियर? यस सर। तो देखो काफी पॉइंट्स है, उनको एक एक करके भी आप अगर बताते हो तो वो अच्छे से क्लियर हो जाता है। चलो रागिनी तिवारी, आपके कोई डाउट्स हैं? नो सर। ठीक है। रजत वर्मा, आपके कोई डाउट्स हैं? यस सर। क्या डाउट है? SYS लाइब्रेरी सर, वो सिस लाइब्रेरी है, SYS लाइब्रेरी सर, जिसमें सर रन टाइम में नहीं सर। यस सर, जिसमें सर रन। यस सर। हाँ जी, सिस मॉड्यूल में प्रॉब्लम क्या है ये बताओ पहले तो, डाउट क्या है? सर कि सर वो सर मतलब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया था सर, लेकिन वो समझ में नहीं सर, मतलब समझ में नहीं आया था सर ज्यादा अच्छे से। मतलब कि इसमें सर यही है ना कि वो रन टाइम पे सर बस इनपुट लेने के लिए काम आता है। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, म्यूट कर लो। हाँ जी, कौन क्लियर करेगा इस पार्ट को? सिस मॉड्यूल, सिस मॉड्यूल है क्या और किस लिए यूज कर सकते हैं हम? कोई भी नहीं है? हाँ जी ताहा बताइए। सर सिस मॉड्यूल का सर इनपुट लेने में यूज किया जाता है सर जब प्रोग्राम रन करते हैं। नहीं बच्चे नहीं, ये नहीं है, इसका करेक्ट आंसर नहीं है। और कोई ट्राई करना चाहेगा? तुम्हें लिस्ट से निकलना है कि नहीं निकलना? हाँ जी बताइए। सर सिस मॉड्यूल का यूज नहीं करते हैं। सिस मॉड्यूल का एक फंक्शन होता है ARGV, उसका यूज करके सर करते हैं इनपुट। बट उसका डाउट सिस मॉड्यूल पे लेके। सर मॉड्यूल सर अभी इतना प्रोब नहीं करा सर। देखो मैंने जितना बताया था उसके बेस पे तो आप बता सकते हो। सुन लो मैं बता देता हूँ।
सिस मॉड्यूल जो हमारा है, मैंने ये बताया था आप सभी को, अब आपको कहोगे कि हाँ सर ये तो बताया था। सिस मॉड्यूल स्ट्रांगली हमारे सिस्टम के साथ काम करता है। अब यहाँ पे सिस्टम का मतलब है हमारा इंटरप्रेटर के साथ काम करता है। जब भी हमें कुछ इंटरप्रेटर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट करना होता है, उसके साथ डायरेक्टली उसके जैसे वेरिएबल्स को एक्सेस करना है या फिर उसके कोई भी ऐसे पार्ट को हमें एग्जीक्यूट करना जो इंटरप्रेटर से डायरेक्टली रिलेटेड है, तो यहाँ पे हमारा सिस मॉड्यूल वर्क करता है। इसमें ऐसे बहुत सारे फंक्शंस डिफाइन है जो डायरेक्टली जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, अपने इंटरप्रेटर के वेरिएबल्स को, वैल्यूज को, उनको कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये पार्ट तो हमारे पास आ गया ओवरऑल इस मॉड्यूल है क्या। अब बात आती है कि जो ARGB की जो आप बात कर रहे हो, तो मैंने जो यहाँ पे प्रैक्टिकल आपको करके दिखाया था वो ARGB करके दिखाया था। जैसे अब एग्जांपल में दे सकते हो कि जैसे सिस मॉड्यूल में हमने ARGB किया। अब ये क्या करता है कि इंटरप्रेटर में जब हम कोई कमांड देते हैं, ठीक है, कि लाइक हमारा कोई फाइल नेम है, उसके साथ हमने कोई आर्गुमेंट पास कर दिए, तो वो सबसे पहले इंटरप्रेटर में लोड होते हैं जाके। तो वो जो वेरिएबल्स जो आपने मतलब यहाँ पे दिए हैं, आर्गुमेंट्स पास किए, तो उनको हम एक्सेस कैसे करें, इंटरप्रेटर से कैसे फेच करें, राइट, अपनी फाइल के अंदर। तो वो हम कर सकते हैं सिस मॉड्यूल के थ्रू, ARGB मेथड के थ्रू, मतलब उसके जो फंक्शन है उसके थ्रू। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ रजत, क्लियर हुआ कुछ थोड़ा सा? यस सर आ गया। हाँ चलो, ओके। ईशांक गुप्ता, आपका कोई डाउट है अभी तक की क्लास में? सर ऐड मतलब ऐड रैंडम, तो सर अभी कोई डाउट नहीं है। अच्छा नहीं है, ठीक है। तो और कौन है, और कौन है? शिवांकित, आपका कोई डाउट है? शिवांकित, यस सर। क्या डाउट है? सर अभी कुछ नहीं डाउट है। अभी कोई डाउट नहीं। मोहम्मद तहा, आपका कोई डाउट है? नो सर। ठीक है। ऋषभ तिवारी, आपका कोई डाउट है? सर मेथड ओवरराइडिंग। मेथड ओवरराइडिंग वैसे मैंने करवाया नहीं अभी, बट फिर भी मैं करवा चुका हूँ इनहेरिटेंस में। कौन क्लियर करेगा बताओ? मेथड ओवरराइडिंग, अरे मेथड ओवरराइडिंग, हाँ जी ईशांक। ये ग्रे लिस्ट वाले, ब्लैक लिस्ट वाले पार्टिसिपेट करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं निकलना इस लिस्ट से, चलो बताओ। सर मैं मेथड ओवरराइडिंग सर ये होता है जैसे कि मान लीजिए हमारे पास 3 क्लास है, तो ये 2 क्लास से 3 क्लास से मल्टीपल क्लासेस हैं, और उन सभी में कंस्ट्रक्टर का एग्जांपल ले लेते हैं। कंस्ट्रक्टर हर क्लास में होगा ही होगा जब भी उस क्लास का कोई भी इंस्टेंस बनना होगा। सर अगर मल्टी लेवल, सर एक सेकंड मैं फिर से सर रिस्टार्ट करना चाहता हूँ। हाँ करो। सर ओवरराइडिंग का ये कंसेप्ट होता है, मतलब उसकी वैल्यू सर ओवरराइड हो जाती है। जैसे कि ए की वैल्यू हमने 5 असाइन करी है, तो सर उसके बाद मैंने फिर नेक्स्ट लाइन में लिख दिया ए की वैल्यू 10, तो वो जो रिसेंट वैल्यू होता है सर वो उसको लेके चलता है पाइथन इंटरप्रेटर जो तुम्हारा होता है। और कोई है जो इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? यस सर। बताइए। Overriding is the property of a class to change the implementation of a method provided by one of its base classes. मतलब आपकी वॉइस simply बहुत defining in ब्रेक the होके आ child रही class है, आपकी वॉइस ब्रेक होके आ रही है। hello. हाँ अभी ठीक है, स्टार्ट करो। Overriding is the property of a class. सर आ रही है भाई? हाँ आ रही है। To change the implementation of a method provided by one its base classes. That's it. और defining in the child class a method with the same name of a method in a parent class. ठीक है, अब क्लियर हुआ? ये किसका डाउट था? ये सर मेरा डाउट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अभी भी नहीं हुआ? सर एक और है कि सर स्टैटिक मेथड्स ओवरराइड नहीं हो सकते। रुको, हाँ जी कोई है और कर सकता है? सर चलो रजत करो, आप करो। सर बस दो पॉइंट है सर कि स्टैटिक मेथड्स ओवरराइड नहीं हो सकते हैं, और सर इसके लिए सर कुछ कंडीशन होती है कि वो फंक्शन शुड हैव सेम नेम एंड सेम रिटर्न टाइप एंड हैव सेम आर्गुमेंट। सर तभी सर हम लोग कहते हैं इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अब देखो,
मेन जब यहाँ पे ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट आता है, हालांकि मैंने बताया कि करवाया नहीं मैंने कॉन्सेप्ट अभी तक आपको, बट सुनो जितना मैंने करवाया उसके बेस पे बता रहा हूँ अभी तक आपको। ओवरराइडिंग बेसिक है क्या? जब हम क्या करते हैं, सेम मेथड्स दो क्लासेस में रख देते हैं और वहां पे इनहेरिटेंस कर लेते हैं। ठीक है, इनहेरिटेंस अब वो कोई भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि क्लास कितनी भी हो सकती है यहाँ पे, तो इसलिए मैं क्लास मेंशन नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि जब किसी क्लास में हम सेम नाम से मेथड रख लेते हैं और उनको इनहेरिट कर लेते हैं एक दूसरे में, तो यहाँ पे क्या हो जाता है कि सेम नाम के दो मेथड्स आ जाते हैं। सेम नाम का जो हमारे पेरेंट क्लास में मेथड होता है, सेम नाम का हमारा चाइल्ड क्लास में मेथड, तो वो मेथड यहाँ पे क्या करेगा, हमारे चाइल्ड क्लास का एग्जीक्यूट होगा हमेशा। क्यों? क्योंकि वो पेरेंट क्लास के मेथड को ओवरराइड कर देता है, मतलब उसको यहाँ पे वो स्किप कर देता है, क्योंकि पहले वो एग्जीक्यूट हो जाता है। तो मोस्ट रिसेंट के अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे हम देखते हैं तो हमेशा हमारा चाइल्ड क्लास का जो मेथड होता है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। राइट, क्लियर है? इतना बताया था आपको? यस सर। बस यही था ओवरराइडिंग। क्लियर हुआ अब? यस सर। हाँ, अभी इसके बारे में डिटेल चीजें तो काफी हैं, वो हम कल डिस्कस करेंगे बाकी चीजें बाकी क्लासेस में। चलो, और कोई डाउट है? शालिनी दीक्षित, आपका कोई डाउट है? यस सर। नहीं है। रजत भट्ट, आपका कोई डाउट है? अच्छा है आपका। शालिनी, यस सर। क्या डाउट है? सर डेकोरेटर। डेकोरेटर्स कौन बताएगा? डेकोरेटर्स डेकोरेटर्स कौन बताएगा? तरुण वर्मा बताओ। सर तरुण वर्मा बताओ। यस सर। सर डेकोरेटर एक फंक्शन होता है जो सर मतलब फंक्शन को पैरामीटर के फंक्शन को पैरामीटर में लेता है सर। सर और सर जैसे कोई सर 10 एक क्लास में 10 फंक्शन है, उसमें 5 फंक्शन में हमें चेंजमेंट करना है, तो सर उसके लिए हम हर फंक्शन में जाके चेंज तो कर नहीं सकते, तो इसकी जगह हम मेमोरी ज़्यादा खर्च होगी, तो इसके लिए हम डेकोरेटर्स बनाएंगे और उसको जो है @, से हम लोग असाइन, मतलब @ से हम लोग उनको जो है मतलब फंक्शन के ऊपर लगा देंगे, जिससे जो है सर चेंजमेंट हो जाती है। और सर इसको यस सर। हाँ जी, और कौन बताएगा? सर मैं। एक सेकेंड रुको, अभी सैयद गुफरान बताओ। सर डेकोरेटर एक तरीके का फंक्शन होता है जो कि हमारा जो मेन फंक्शन होता है उसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करने होते हैं, बल्कि उसमें कुछ मॉडिफिकेशन या डेकोरेट करना होता है, तो हम डेकोरेटर का यूज़ करते हैं। डेकोरेटर फर्स्ट पैरामीटर में फंक्शन लेता है और रिटर्न भी एक फंक्शन करता है। तो इसको @ डेकोरेटर के नेम से कॉल किया जाता है फंक्शन से पहले, जिससे हमारा देखो @डेकोरेटर नहीं कह सकते आप यहाँ पे, डेकोरेटर फंक्शन का जो नेम है, ठीक है, फंक्शन नेम यहाँ पे बोलो आप। जी फंक्शन नेम से हम कॉल करते हैं तो हमें जो वैल्यू मिलती है वो डेकोरेट करके मिलती है, और जब हमें सिंपल कोई वैल्यू चाहिए थी तो हम सिंपली फंक्शन को कॉल कर लेंगे तो सिंपल वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और कोई थोड़ा रिफाइन करना चाहता है इसको? मतलब ठीक है इनका, और कोई थोड़ा रिफाइन करना चाहता है? रागिनी यस सर। बताओ। सर डेकोरेटर बेसिकली हमारा एक फंक्शन होता है जो कि हमारे बेसिक फंक्शन को डेकोरेट या मॉडिफाई करके उसका हमें रिजल्ट शो करता है। और ये एक काम को करता है अपने अंदर एक इनर क्लास या कोई भी रैपर क्लास को डिफाइन करके। क्लास को सॉरी सर, फंक्शन, रैपर फंक्शन या इनर फंक्शन को डिफाइन करके, और फिर फंक्शन उसी फंक्शन को रिटर्न करता है। तो मतलब ये फंक्शन पैरामीटर में लेता भी है और वही फंक्शन वही मतलब उसे मॉडिफाई करके रिटर्न भी करता है। इसे हम दो तरीके से अचीव कर सकते हैं, एक मैनुअली उसे कॉल करके, या फिर एक @ और डेकोरेटर फंक्शन का नेम ऐसे उस बेसिक फंक्शन के ऊपर लिखा है। देखो एक चीज आपको क्लियर करता हूँ मैं, कि डेकोरेटर जब भी आप करो ना तो @ के साथ ही बताना, @ के साथ करना। जो बाकी दूसरा वाला पार्ट बताया ना मैंने आपको, है तो वो डेकोरेटर का ही काम कर रहा है, बट वो नेस्टेड फंक्शन का एक पार्ट हो जाएगा। डेकोरेटर उसको तब तक नहीं बोलते जब तक हमें @ यहाँ पे लगा के उसको कॉल नहीं करते, ठीक है? तो ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए था कि कैसे वो चीज होती है, उसका प्रोसेस समझाने के लिए। ओके यस सर। हाँ, तो हमेशा क्या कहोगे आप
कि डेकोरेटर हमारा क्या करता है, जिस भी फंक्शन को हमें मॉडिफाई करना है उससे जस्ट पहले हम @ और जो डेकोरेटर का फंक्शन नेम हमारा होता है वो फंक्शन नेम हम यहाँ पे लिख देंगे। तो उसके जस्ट बाद जो भी हम यहाँ पे क्या करेंगे, फंक्शन कॉल करेंगे, तो वो क्या करेगा, हमारे डेकोरेटर में पास हो जाएगा। ठीक है, एज ए पैरामीटर। क्लियर है? यस सर। तो ये किसका डाउट था? शालिनी, हो गया आपका? क्लियर हो गया डाउट? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मैंने सुना नहीं आपने क्या बोला। हो गया? ठीक है। यस सर। ओके। तो अमित वाजपेयी, यस सर। कोई डाउट है? सर क्लास मेथड। क्लास मेथड कौन बताएगा? क्लास मेथड सिंपल, कितनी बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ सर। थोड़ा सा डाउट है इसलिए। अरे रुको, आप तो रुको। ये बाकी भाई क्या सीन है तुम्हारा? लिस्ट से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा तुम्हारा? अरे किसी को नहीं पता क्लास मेथड क्या होता है? सर मैं बताऊं? यस सर। यस सर। शालिनी दीक्षित बताएगी। चलो। एक क्लास मेथड वो होता है जब किसी फंक्शन में फर्स्ट पैरामीटर क्लास होता है ऑब्जेक्ट, ये इसमें CLS पैरामीटर डिफाइन करते हैं और क्लास मेथड इसका डेकोरेटर होता है। ओके, कोई और रिफाइन करना चाहता है इसको? राहुल जायसवाल बताइए। राहुल जायसवाल बताओ। सर जो क्लास मेथड होता है सर वो क्लास से बाउंड होता है, ऑब्जेक्ट से नहीं बाउंड होता है। और सर जो भी हम क्लास मेथड में जो भी कुछ भी मॉडिफाई करते हैं सर वो पूरे क्लास के इंस्टेंस में अप्लाई हो जाता है। और सर क्लास मेथड में सर हम लोग पैरामीटर CLS यूज करते हैं और सर जब हम लोग क्लास मेथड डिफाइन करना हो तो वो ऐसे @ क्लास मेथड लिखते हैं। बस हो गया? चलो लो ए हैंड। हाँ जी, और कौन बताएगा? So class method is used to change the state of a class. So it means when we are going to change any value defined in that particular class and we want that all functions should access the changed value, then we are going to access this method. And so as I told, when we have to access class members, then we give class reference and use it. So it can be called by using its instance. And so here class method is when we are going to declare as a parameter with CLS, and here decorator is used @ class method. हो गया? चलो। Yes, sir. और कोई थोड़ा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता है? मतलब सही है, इनका भी सही, बिल्कुल सारी चीजें की है ना क्लियर। कुछ चीजें हैं मैं चाहता हूँ कि वो चीजें और एक्सप्लेन कर सकते थे। हाँ जी रजत। सर ये कि सर की ऑब्जेक्ट बनाने की नीड नहीं होती सर, मतलब अलग से सर। बिल्कुल। देखो एक चीज ध्यान रखो, चलो मैं एक क्लियर कर देता हूँ सभी के लिए। एक चीज ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, जब भी मेथड्स की बात आती है ना, तो तीनों मेथड्स आप पहली बात तो ऑब्जेक्ट और क्लास दोनों तरीके से एक्सेस कर सकते हो, तो हमेशा इस चीज को मेंशन करो। बट प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आती है इंस्टेंस जो मेथड होता है हमारा उसमें, क्योंकि उसमें अगर आप क्लास के थ्रू एक्सेस करते हो और इंस्टेंस मेथड को, तो आपको वहां पे ऑब्जेक्ट पास करना होगा एज ए फर्स्ट पैरामीटर मैन्युअली। बस वहीं पे दिक्कत आती है। अदरवाइज जो जितने भी मेथड्स हैं आप उनको क्लास के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हो और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हो एक्सेस। ठीक है, अच्छा अब वापस आता हूँ मैं मेन टॉपिक पे, जो कि हमारा क्लास मेथड का। देखो सबसे पहले क्लास मेथड है क्या, कि क्लास मेथड हम यूज कब करते हैं वो बता सकते हैं, या फिर आपको उसके डेकोरेटर से। कि क्लास मेथड किसी भी मेथड को कन्वर्ट करते हैं जब हम क्लास मेथड में, तो उससे जस्ट पहले हम @ क्लास मेथड डेकोरेटर यूज करते हैं। अब ये डेकोरेटर करेगा क्या? जब भी आप किसी मेथड को कॉल करते हो, लेट्स सपोज कि आप ऑब्जेक्ट के साथ कर रहे हो, तो वहां पे बाय डिफॉल्ट एक ऑब्जेक्ट पास होता है, फर्स्ट पैरामीटर। अब ये डेकोरेटर क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा और क्लास का रेफरेंस वहां पे पास कर देगा। उसके हेल्प से वो जो क्लास रेफरेंस जिसको हम यहाँ पे CLS के थ्रू रिसीव करते हैं, तो उस क्लास रेफरेंस के थ्रू हम क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो डायरेक्टली आपके क्लास में ही मॉडिफिकेशंस होंगे, जो भी अगर आप कोई मॉडिफिकेशन यहाँ पे करते हो तो। अच्छा,
उसके बाद ये तो हमारे पास पार्ट हो गया इस चीज का। अब दूसरा पार्ट है कि आप डायरेक्टली क्लास के थ्रू भी इसको कॉल कर सकते हो, आपको यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट वगैरह पास करने की नीड नहीं होगी। तो आप डायरेक्टली क्लास के थ्रू भी कर सकते हो उसको कॉल, और ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कर सकते हो। तो मेन हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस क्या आ गया कि ये क्लास का रेफरेंस कंटेन करता है, ना कि ऑब्जेक्ट। तो क्लास जो हमारा क्लास मेथड है, इसके अंदर आप इंस्टेंस वेरिएबल्स को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास नहीं होता। गॉट इट? यस सर। क्लियर हुआ सभी को? तो ये चीजें मेंशन कर दिया करो, स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज को एक्सप्लेन कर दो, बस हो गया, और कुछ नहीं है। चलो, तो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन है? नेक्स्ट 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 रजत भट्ट, आपका हो गया? रजत भट्ट, आपको कोई डाउट है? हेलो हाँ, कोई डाउट है आपका? सर, वो स्टैटिक मेथड। स्टैटिक मेथड, चलो ये लगे Yes. हाथ, स्टैटिक मेथड भी निपटा दो। कौन निपटाएगा बताओ, मतलब एक्सप्लेन कौन करेगा बताओ जल्दी। अभी तो मैंने बता भी दिया। So static method are self-contained and only work with the data passed in as an argument. And the static method decorator used to tell that this method is a static method and here we don't pass any argument. Then sir, no object pass. That's it. ओके, सी बिल्कुल वही चीज यहाँ पे जैसे हमने यहाँ पे की कि हम क्या कर रहे हैं, क्लास मेथड के अंदर हमारा CLS क्लास का रेफरेंस पास होता है। बट स्टैटिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें ना तो आपका ऑब्जेक्ट पास होता है, ना कोई क्लास का रेफरेंस पास होता है। यहाँ पे एक @क्लास मेथड हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेकोरेटर यूज करते हैं। अब ये डेकोरेटर करता है क्या कि जब भी आप इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हो तो वो क्या करेगा, आपके ऑब्जेक्ट को रिमूव कर देगा और कुछ भी पास नहीं करेगा पैरामीटर में, ठीक है। दूसरा जो पार्ट है हमारा, अगर आप इसको क्लास के थ्रू भी डायरेक्टली करते हो तो भी यहाँ पे कुछ पास नहीं होने देगा, ठीक है। अच्छा, मेन पार्ट यहाँ पे आता है कि क्योंकि यहाँ पे ना तो ऑब्जेक्ट पास हो रहा है, ना आपका क्लास का रेफरेंस पास हो रहा है, तो यहाँ पे ना तो आप डायरेक्टली अपने क्लास मेंबर्स को, मतलब जो क्लास वेरिएबल्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हो, ना आपके ऑब्जेक्ट जो वेरिएबल्स हैं उनको आप यहाँ पे, जो इंस्टेंस वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, उनको एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी पास नहीं हो रहा। हाँ देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि क्लास के थ्रू डायरेक्टली आप किसी क्लास वेरिएबल को कॉल करते हो, क्योंकि क्लास को तो कहीं पे भी आप कॉल कर सकते हो जहां भी उसका रेफरेंस है, ठीक है, तो वो एक अलग पार्ट है। बट जितने भी हमारे पास क्लास रेफरेंस के साथ जितने लिटरल्स हमारे पास यहाँ पे है, उनके साथ आप कोई भी क्लास मेंबर को यहाँ पे एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऐसा जो क्लास का रेफरेंस है वो नहीं है, ना हमारे पास यहाँ पे ऑब्जेक्ट का कोई रेफरेंस है जिसके थ्रू हम उनके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सके और मॉडिफाई कर सके। गॉट इट? क्लियर है? तो आप इसको ऑब्जेक्ट के थ्रू भी कॉल कर सकते हो और क्लास के थ्रू भी कॉल कर सकते हो। रजत भट्ट, क्लियर हुआ? रजत भट्ट, क्लियर हुआ या नहीं? क्लियर हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट है शिवांकित गुप्ता। शिवांकित, आपका कोई डाउट है? नो सर। राहुल जायसवाल, आपका कोई डाउट है? सर पास स्टेटमेंट। कौन सा? पास स्टेटमेंट सर। पास स्टेटमेंट? अरे इतना इजी कौन बताएगा, बहुत इजी है। किसको निकलना है ग्रे लिस्ट से, ब्लैक लिस्ट से? अरे पास स्टेटमेंट तो बता ही सकते हो। सर कुछ नहीं करता सर। यस सर, हाँ, नल स्टेटमेंट होता है। सारे बोलने ही लग गए तुम तो, मौका ही नहीं दिया किसी को। शिवम वर्मा, तुम बताओ पास स्टेटमेंट। सर इसका यूज तब करते हैं जब किसी फंक्शन में या सर किसी कंडीशन में जब हमें कुछ भी उसमें आर्गुमेंट, मतलब उसमें कुछ भी रन ना करना हो या कुछ एग्जीक्यूट ना करना हो, तब इसका यूज करते हैं। हाँ देखो, जब भी हमें किसी ब्लॉक को एम्प्टी छोड़ना होता है, चाहे वो एक क्लास हो सकती है, चाहे वो एक आपका फंक्शन हो सकता है, ठीक है, चाहे वो आपकी एक कोई कंडीशन हो सकती है, जैसे कि लूप्स की कंडीशन हमारे पास होगी, या फिर इफ एल्स की कंडीशन हमारे पास यहाँ पे होगी, कोई कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे जब भी हम किसी ब्लॉक को एम्प्टी छोड़ना चाहते हैं, हमारे पास वहां पे कुछ एग्जीक्यूट करने के लिए नहीं होता, वहां पे हम पास स्टेटमेंट यूज करते हैं। क्लियर हुआ? यस सर। राम प्रकाश प्रजापति, कोई डाउट है आपका? यस सर। क्या डाउट है?
सर इंस्टेंस मतलब सर ये इंस्टेंस मेथड। हेलो सर, आवाज आ रही है? आ रही है। सर इंस्टेंस मेथड सर। इंस्टेंस मेथड पूछ रहे हो ना? यस सर इंस्टेंस मेथड। कौन बताएगा भाई? ये मेथड सारे ही तो बता तो दिए वैसे। बताओ कौन Yes, sir. बताएगा इंस्टेंस मेथड? सुरभि, हाँ जी बताइए। A class user defined blueprint from which बच्चे, सुरभि वॉइस नहीं आ रही। आपकी वॉइस ना बहुत ब्रेक हो रही है, आपका आई थिंक नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम है। और कोई बता सकता है? सर अगर किसी का फर्स्ट पैरामीटर अगर ऑब्जेक्ट होता है सर, उसको शायद इंस्टेंस मेथड बोलते हैं। एग्जैक्टली। तो क्या यूज है इसका? बस इतना ही पार्ट है। मतलब ये तो पहला पॉइंट हो गया कि हम पहचानेंगे कैसे किसी मेथड को कि वो यहाँ पे इंस्टेंस मेथड है या नहीं है। तो वो तो पहचान लिया आपने। अब उसके बाद और क्या? और प्रॉपर्टी भी तो है इसकी। सर इसके थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। इसके थ्रू ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है इसके थ्रू? ऐसा तो मैंने वैसे बताया तो नहीं है। हाँ जी, और कोई कुछ बता सकता है? So it must have self as a parameter, and they are so called instance because they can access unique data of their instance. As we are working with instance variables, we use self keyword. Here so no decorators are needed, and any method you create will automatically be created as an instance method because here self is going to be passed. See, first of all, you can't say must have self parameter because जरूरी नहीं है ये बिल्कुल भी। ठीक है, आप कोई भी पैरामीटर रख सकते हो। दैट इज जस्ट ए वेरिएबल। Sir, it can be anything. It can be anything, sir. ठीक है, चलो सुनो, अब मैं क्लियर कर देता हूँ। मैंने सारे के सारे कर रहे हैं, आप कर ही नहीं रहे हो एक्सप्लेन प्रॉपरली। मुझे करने पड़ रहे हैं एक्सप्लेन। शर्म करो सभी के सभी। कोई पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है यहाँ पे। इंस्टेंस मेथड क्या है? सिंपल सॉर्टेड बताता हूँ। देखो, जब भी हम क्या करते हैं किसी मेथड में एज ए फर्स्ट कॉल करते हैं ऑब्जेक्ट की हेल्प से। ठीक है, तो उसमें फर्स्ट पैरामीटर में बाय डिफॉल्ट हमारा ऑब्जेक्ट पास होता है। उसी मेथड को हम क्या बोलते हैं? इंस्टेंस मेथड बोलते हैं। तो डिफॉल्ट हमारा यही होता है। अच्छा, अब बात करते हैं कि यूज क्या है। देखो, जो हमारा यूज है इसका, एक तो आप इसको क्लास के थ्रू डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। अगर आप क्लास के थ्रू इसको कॉल करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? मैन्युअली ऑब्जेक्ट पास करना पड़ेगा, पहला पार्ट। दूसरा यहाँ पे है कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आपके इंस्टेंस के साथ, मतलब जितने जो वेरिएबल्स वगैरह हैं, उनको आप एक्सेस करना चाहते हो, मॉडिफाई करना चाहते हो, तो वो यहाँ पे आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर किसी आपको वेरिएबल को बाइंड करना है, एक जगह से दूसरी जगह पे आपको ट्रांसफर करना है विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट, सो यू कैन डू this one thing here with the help of instance method। क्योंकि बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट है वो ऑब्जेक्ट के साथ ही यहाँ पे हमारे पास बाइंड करके हम यहाँ पे लेके जाते हैं पैरामीटर्स को एक जगह से दूसरी जगह पे। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। क्लियर हुआ? चलो, सूर्यांश आपका कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, यश निगम आपका कोई डाउट है? नो सर। रोशन मिश्रा आपका कोई डाउट है? रोशन मिश्रा आपका कोई डाउट है? सर मेंबरशिप ऑपरेटर थोड़ा डाउट है। कौन सा ऑपरेटर? सर मेंबरशिप। मेंबरशिप ऑपरेटर कौन बताएगा? मेंबरशिप ऑपरेटर कौन बताएगा? रजत बताओ, बताओ अब। सर मैं सर रजत भट्ट। एक मिनट सर। हाँ जी रजत भट्ट बताइए। सर मेंबरशिप में सर होता ये है कि इसमें इन और नॉट इन यूज होता है। मतलब अगर सर इसमें अगर किसी, जैसे कि मैंने अपना नाम लिखा है और फिर मैंने दूसरे में RA लिखा, तो मैं पूछूंगा क्या RA है वो उस पहले वाले ऑब्जेक्ट्स में है, तो अगर होगा तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा इन में। और नॉट इन में सर अगर वो पूछेगा कि नहीं है तो भी सर ट्रू वहाँ पे ट्रू रिटर्न कर देगा। अगर इन में अगर नहीं होगा तो फॉल्स रिटर्न कर लेगा, और नॉट इन में अगर मतलब वो होगा तो फॉल्स रिटर्न कर देगा। ठीक है,
और कोई थोड़ा इसको रिफाइन कर सकते हैं? इसमें हाँ जी बताइए 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 रजत वर्मा। सर इफ अ वैल्यू इज इन अ सीक्वेंस, सर मतलब ये सीक्वेंस में सर बस वो चेक करता है इन और नॉट इन, और सर रिटर्न टाइप इसका ट्रू फॉल्स होता है। बस सर देखो इतना ही था। अब यहाँ पे कोई सिंगल भी हो सकता है, सीक्वेंस भी हो सकता है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखो कि जब भी हम किसी पर्टिकुलर एक सीक्वेंस में जब चेक करते हैं कि क्या वो उस पर्टिकुलर पार्ट का, किसी उस ऑब्जेक्ट का वो पार्ट है या नहीं है, हमारा कोई एलिमेंट हो सकता है या फिर कोई एक हमारे पास सीक्वेंस हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वो पार्ट, ठीक है। तो उसको आप जब चेक करना चाहते हो, अगर वो उसकी मेंबरशिप चेक कैसे करोगे, इनके थ्रू। तो अगर वो उसका मेंबर होगा, उस पर्टिकुलर पार्ट का मेंबर होगा, तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अदरवाइज वो फॉल्स रिटर्न कर देगा। सिंपल है, क्लियर हो गया? सर आइडेंटिटी ऑपरेटर यही करता है, सो सर वो चेक करता है कि एलिमेंट है या नहीं नहीं, आइडेंटिटी ऑपरेटर क्या करता है, आपके ऑब्जेक्ट्स पे काम करता है, ना कि आपके एलिमेंट्स पे, राइट? रोशन मिश्रा, आइडेंटिटी ऑपरेटर बताओ, चलो क्या होता है आइडेंटिटी ऑपरेटर? आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है, बस इसी में डाउट है कि आइडेंटिटी ऑपरेटर जो होता है वो सिर्फ बताता है कि वैल्यू उसमें है या नहीं उस ऑब्जेक्ट में। कौन कह रहा है? वो जो नो सर, कौन कह रहा है ये चीज? कहाँ से पढ़ के आए हो ये वाली डेफिनेशन? मैंने तो नहीं लिखा। ये क्लास में मिस है ना, मैंने स्टार्टिंग यही तो डाउट सर इसमें मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर में हमको। बताओ भाई इसको, बताओ आइडेंटिटी वाला बताओ। हाँ सर बताओ। सर इट वर्क्स ऑन ऑब्जेक्ट सर, और सर ये बताता है कि क्या सर मतलब कि लेफ्ट और राइट साइड जैसे दो वैल्यूज हैं, क्या सर वो सेम पार्ट ऑफ मेमोरी पे है कि नहीं है, सर बस इतना बताता है। और सर इसमें इज और इज नॉट यूज होता है। हाँ देखो, इज और इज नॉट जो पार्ट है वो आपके ऑब्जेक्ट पे काम करता है कि क्या वो दोनों एंटिटीज हैं जो वो ऑब्जेक्ट है या नहीं है, दैट्स इट। सेम ऑब्जेक्ट है तो वो ट्रू रिटर्न कर देगा, अगर सेम ऑब्जेक्ट नहीं है तो फॉल्स रिटर्न कर देगा, सिंपल। उसमें चेक नहीं कर रहा, उसमें चेक नहीं कर रहा कि क्या वो इसमें पार्ट ये है या नहीं, है ना। जैसे मैं लेट्स सपोज कि अभी मेंबरशिप के लिए जैसे रजत ने बताया कि मैं RA अगर सर्च करता हूँ मेरे स्ट्रिंग में, तो वो कहेगा कि ट्रू, क्योंकि उसके रजत के नेम में RA आता है, ठीक है। बट अगर मैं कहता हूँ कि रजत, एक A इक्वल टू रजत कर दिया, एक B इक्वल टू रजत कर दिया, मैं कह रहा हूँ कि क्या A इज B है, क्योंकि अब स्ट्रिंग के केस में हमारे पास क्या रहता है, जब तक कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं करते तो वो सेम ही हमारे पास ऑब्जेक्ट बनाता है, तो वो कहेगा कि यस, ट्रू रिटर्न कर देगा कि वो हाँ उसका मेंबर मतलब वो सेम ऑब्जेक्ट है। अदरवाइज अगर अलग ऑब्जेक्ट हमारे पास कुछ भी क्रिएट होता है तो वो ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा है, वो एलिमेंट्स पे या सीक्वेंस पे काम कर रहा है। ओके, बहुत रात दिन का फर्क है, कुछ आसपास भी नहीं है। क्लियर हुआ अभी? यस सर, यस क्लियर। हाँ चलो, आस्था चौहान, सॉरी आस्था सजान, कोई आपका डाउट है? ये सर रिकर्जन नहीं है सर, रिकर्जन दोबारा बताओ किसमें है सर, रिकर्जन? यस सर। रिकर्जन क्या होता है भाई बताओ? वैसे मैं बता चुका हूँ एक बार आपको, रिकर्जन क्या होता है सर हाँ जी बताइए। सर अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड Exactly. रिकर्जन। हाँ देखो, रिकर्जन क्या होता है कि जब भी हम क्या करते हैं, फंक्शन के अंदर ही फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। मतलब वो फंक्शन खुद को ही वहां पे कॉल करता रहता है, कब तक, उसकी एक लिमिट होती है यहाँ पे 1000 समथिंग समथिंग की एक मतलब ये डिपेंड भी करता है, आईडी पे भी डिपेंड करता है, आपके इंटरप्रेटर टू इंटरप्रेटर पे भी डिपेंड करता है। तो 1000 तक वैसे लिमिट होती है आपके रिकर्जन की, कि अगर मैक्सिमम कितना रिकर्जन आप कर सकते हो। तो जैसे फैक्टोरियल वगैरह करते हो तो फैक्टोरियल के लिए आप रिकर्जन कर सकते हो। एक फैक्टोरियल का एग्जांपल करवाया था मैंने आपको टेस्ट में, याद आया कुछ थोड़ा? एक दिन टेस्ट हुआ था, टेस्ट में मैंने करवाया था। तो फैक्टोरियल में हम क्या करते हैं, देखो फैक्टोरियल में ये पार्ट होता है हमारा रिकर्जन के थ्रू, मतलब फैक्टोरियल बहुत इजीली निकाल सकते हो आप। तो वहां पे क्या करोगे, जब हम क्या करते हैं एक फैक्टोरियल निकालते हैं किसी पार्ट का, लेट्स सपोज मैं कह रहा हूँ 5 का फैक्टोरियल मुझे दे दो, तो पहले आप 5 का करोगे मल्टीप्लाई, जैसे हम उसको प्लस प्लस करते रहते हैं यहाँ पे, तो फिर 4 का चेक करेंगे, फिर 3 का करेंगे, फिर 2 का, 3 का करके 2 का करेंगे, फिर 1 का करेंगे, मतलब ऐसे ऐसे करके 1 बाय 1 कम करते चले जाएंगे। मतलब मैं क्या करूंगा, अपने फंक्शन को यहाँ पे एक एक कम करता चला जाऊंगा, एक एक उसका मेंबर n-1 करता चला जाऊंगा। तो मैं क्या पूछूंगा, एक बार उसको डिक्रीज करूंगा तो मैं पूछूंगा
कि जैसे आपने मेरे से पूछा 5 का पता है आपको फैक्टोरियल, मैं कह दूंगा मुझे 5 का तो नहीं पता, मुझे 4 का पता है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, 4 वाले से पूछेगा कि आपको पता है आगे का क्या होता है, वो कहेगा 3 वाले के पास पूछेगा, वो 3 वाला क्या कहेगा, मतलब हर बार डिक्रीज करते जा रहे हैं उसको। तो ऐसे करते करते वो फंक्शन तब तक कॉल होता रहेगा जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता, या फिर अगर जब तक जो हमारी स्टेटमेंट कंप्लीट हो जाती तो ठीक है, कंडीशन जो हमने डिफाइन की है। अगर ऐसा नहीं होता रिकर्जन में, तो पाइथन में इंटरप्रेटर में लिमिट है कि 1000 टाइम तक ही आप उसका रिकर्जन कर सकते हो। ओके, यस सर। हाँ। ऋतिक सिसोदिया, कोई डाउट है आपका? सर इंस्टेंस वेरिएबल और क्लास वेरिएबल में। चलो बताओ, कौन बताएगा? कौन बताएगा? शिवम वर्मा बताइए। सर इंस्टेंस वेरिएबल जो होता है वो सभी इंस्टेंस के लिए क्रिएट होता है, सभी ऑब्जेक्ट्स के लिए, लेकिन जो क्लास वेरिएबल होता है वो सिर्फ एक बार क्रिएट होता है और वो सभी इंस्टेंस को असाइन होता है। नहीं, ऐसा तो वैसे नहीं था। और कोई कुछ बताना चाहता है? सर क्लास, हाँ ऋषभ तिवारी बताइए। तो जो क्लास वेरिएबल होता है वो मतलब वो सेम वैल्यू ऑल इंस्टेंसेस के लिए शेयर करता है, और जो सर इंस्टेंस वेरिएबल होता है वो सर हर एक इंस्टेंस के लिए अलग अलग डिफरेंट इंस्टेंसेस के लिए अलग वैल्यू इंस्टेंस हाँ, ये शिवम देखो यहाँ पे आपने गलती की थी इंस्टेंस में। देखो जब हम बात ही यहाँ पे कर लेते हैं कि जैसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए हम जब यहाँ पे करते हैं, तो ऑब्जेक्ट अपने आप में अलग है। अलग ऑब्जेक्ट के साथ जब आप बाइंड करोगे तो वो अलग ऑब्जेक्ट के साथ काम करेगा। मतलब पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि एक ऑब्जेक्ट में आपने चेंज किया सभी में चेंज हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं आता। ठीक है, आपने ये गलती की थी वहां पे डेफिनेशन में। तो सिंपल है कि जब भी हम क्या करते हैं, किसी इंस्टेंस जो हमारा जो बनाते हैं हम किसी क्लास का, मतलब जो ऑब्जेक्ट बनाते हैं उसके साथ अगर हम कोई भी वेरिएबल को बाइंड करते हैं या उसके साथ कोई भी वैल्यू को हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं या अपडेट वगैरह करते हैं, तो वो उस पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्ट है उसी के साथ वो अटैच रहता है, दूसरे पे इफेक्ट नहीं करता। तो वो हमारा हो गया इंस्टेंस वेरिएबल। क्लास वेरिएबल हो गया जो मेन हमारे पास क्लास के अंदर डायरेक्टली हम जिसको मेंशन कर देते हैं, जो डायरेक्टली क्लास से रिलेटेड करता है और सभी के सभी जो बाकी हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं सबके लिए सेम होता है। ठीक है, यस सर। हाँ। सलोनी बल्ला, कोई डाउट है? नो सर। ओके, सौम्या श्रीवास्तव, कोई डाउट है आपको? नो सर। सौम्या वाजपेयी, आपको कोई डाउट है? सर एनोनिमस फंक्शन। अनोनिमस फंक्शन कौन बताएगा भाई? अनोनिमस फंक्शन राहुल जायसवाल, चलो बताओ। हेलो बताओ। सर, एनोनिमस फंक्शन वो होते हैं जिनको सर हम कॉल नहीं कर सकते, इसलिए इसको एनोनिमस फंक्शन बोलते हैं। लैम्डा फंक्शन होता है सर बेसिकली ये। तो ऐसे एक्सप्लेन करोगे, ऐसे समझाओगे किसी को? तो मतलब सर जिसको हम कॉल नहीं कर सकते, वैसे लैम्डा फंक्शन होता है बेसिकली एनोनिमस फंक्शन सर ये। सुनो मेरी बात एक तो, ठीक है। सबसे पहला पार्ट, जब भी आप किसी टॉपिक पे काम करो ना और किसी चीज को यहाँ पे करने बैठो, मतलब कि आपको कुछ चीज यहाँ पे क्लियर करना, आपके डाउट्स वगैरह खुद के क्लियर करने हैं, तो आप एक काम करो, इस तरीके से पढ़ो किसी भी टॉपिक को कि आपको किसी और को पढ़ाना है। जब आप ऐसा सोचोगे ना कि किसी और को पढ़ाना है, तो आप थोड़ा डीप में जाके उसको समझोगे, उस पर काम करोगे। ये मेथड अगर आपने यूज कर लिया ना, तो मैं कह रहा हूँ कि गारंटेड आपके डाउट्स अपने आप क्लियर होते चले जाएंगे। अपने आप को समझाओ पहले तो कि क्या आप अपने आप को समझा पा रहे हो या नहीं समझा पा रहे। समझा पा रहे हो तो आप दूसरे को भी समझा सकते हो। ठीक है, उसमें कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब आप उसको एक्सप्लेन करोगे तो वो क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, किस तरीके के क्वेश्चन वहां से निकल के आ सकते हैं, उसको कैसे समझ में आएगा, कैसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है, अगर ना आए तो फिर आप क्या करोगे, दूसरा ऑप्शन क्या रखोगे, तीसरा ऑप्शन क्या रखोगे। ऐसे जब आप अगर किसी टॉपिक को तैयार करोगे तो आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत इजीली डाउट्स वगैरह क्लियर होते चले जाएंगे और वो टॉपिक भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएगा। हाँ जी, तो रोशन मिश्रा बताओ। एनिमस फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो सर बिना डेफ कीवर्ड के डिफाइन किए जाते हैं, और सर इसमें एनी नंबर ऑफ आर्गुमेंट हो सकता है, जैसे 1 2 3 4। और सर इसमें बस ये कंडीशन होती है कि जो एक्सप्रेशन होता है वो सर एक ही मतलब एक सिंगल एक्सप्रेशन होता है इसमें। और सर इसको कॉल करने के लिए आपको इसको किसी वेरिएबल स्टोर करना, आप उसको कॉल कर सकते हो।
ठीक है, उन्नति तिवारी बताइए। एनोनिमस फंक्शन एग्जैक्टली सर लैम्डा फंक्शन को कहते हैं। तो मतलब लैम्डा फंक्शन नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स होते हैं सर, बट एक्सप्रेशन सिर्फ सिंगल होता है। और इसको एनोनिमस इसलिए कहते हैं बिकॉज इट कांट डिफाइन। बस इसको मतलब लैम्डा के साथ सर इसका आर्गुमेंट्स वो करते हैं सर डिफाइन, और सर कॉलन के साथ एक्सप्रेशन करते हैं। रजत वर्मा। सर इतना ही बताना था सर। ठीक सर बस सर इसमें एक पॉइंट और जोड़ सकते हैं सर कि फिल्टर, मैप और रिड्यूस में सर इसका यूज होता है। नहीं, वो जरूरी नहीं है। देखो, सबसे पहले बात है कि जब भी हम लो योर हैंड उन्नति, जब भी हम यहाँ पे बात करते हैं अनोनिमस फंक्शन की, ठीक है, तो अनोनिमस फंक्शन देखो नाम से ही पहले चीज क्लियर है, अनोनिमस मतलब अज्ञात है ना, मतलब कोई नहीं जानता उसको। तो अनोनिमस क्यों है? क्योंकि हम यहाँ पे डेफ कीवर्ड का यूज करके उसको डिफाइन नहीं करते, कोई नेमिंग यहाँ पे नहीं देते, इसलिए हम उसको अनोनिमस बोलते हैं। यहाँ पे इसको हम लैम्डा फंक्शन के नाम से जानते हैं। ये एक इनलाइन फंक्शन की तरह काम करता है, मतलब आप इसमें क्या कर सकते हो, मल्टीपल आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हो, बट सिंगल एक्सप्रेशन यहाँ पे रहेगा, एंड दैट्स इट। आपको हाँ, अगर कॉलिंग का इसको करना है, क्योंकि वैसे तो आप क्लियर कर ही चुके कि इनलाइन फंक्शन की तरह काम करता है, तो बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप बताना चाहते हो कि अगर इसको फिर भी हमें कहीं अलग से कॉल करना होता है लैम्डा फंक्शन को, तो किसी वेरिएबल के अंदर हम इसको रेफरेंस स्टोर करके उसके थ्रू हम यहाँ पे इसमें पैरामीटर पास कर सकते हैं और इसको कॉल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? यस। हाँ, ये चीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। ठीक है, उन्नति तिवारी, आपके कोई डाउट्स हैं? तो इनहेरिटेंस वाला पार्ट सर, पूरा का पूरा इनहेरिटेंस एग्जैक्टली सर मल्टीपल और मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल में भी है, मतलब पूरा ही है फिर तो। हाँ जी, कौन बताएगा इनहेरिटेंस? अरे इजी टॉपिक मिल गया, अब तो खुश हो जाओ, ब्लैकलिस्ट वालों। Inheritance is that when we are going to अरे रुको 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 रुको, ये इनको बच्चों को भी तो मौका मिलने दो। सौम्या वाजपेयी, यस सर। बताइए। सब पूरा बताने की केवल मल्टी लेवल और मल्टीपल? पूरा ही बता दो, इन्होंने पूरा ही पूछ लिया, अलग बच्चा क्या है? इनहेरिटेंस जो कैपेबिलिटी होती है कि एक क्लास दूसरी क्लास की प्रॉपर्टीज को और उनके बिहेवियर को एक्वायर कर सकती है खुद में। इनहेरिटेंस हमेशा टॉप टू बॉटम अप्रोच फॉलो करता है। एंड 3 टाइप्स के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। सिंगल इनहेरिटेंस तब होता है जब एक क्लास एक्वायर करती है, जो ड्राइव क्लास होती है वो केवल सिंगल बेस क्लास से प्रॉपर्टीज को एक्वायर करती है, इनहेरिट करती है। और मल्टीपल इनहेरिटेंस में जो चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास होती है वो इनहेरिट करती है एक्टिविटीज को मल्टीपल पेरेंट क्लास से। एंड मल्टी लेवल इनहेरिटेंस में जो चाइल्ड क्लास या ड्राइव क्लास होती है वो इनहेरिट करती है प्रॉपर्टीज को अनदर ड्राइव क्लास से। और मल्टी लेवल और मल्टीपल इनहेरिटेंस में डिफरेंस यही होता है कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है वो इनहेरिट करती है मल्टीपल पेरेंट क्लास से, और मल्टी लेवल में जो होती है वो इनहेरिट करती है ड्राइव क्लास से। जो एक ड्राइव क्लास होती है वो दूसरी ड्राइव क्लास से ही प्रॉपर्टीज को एक्वायर करती है। ठीक है, आपका डाउट क्लियर हुआ? कौन किसका डाउट था? उन्नति का? क्लियर हो गया? सर एक डाउट है। एक सेकंड रुको, डाउट क्लियर हो गया उन्नति आपका? यस सर। चलो अच्छी बात है। हाँ जी रजत बताइए। सर मल्टीपल इनहेरिटेंस में सर कौन सा अप्रोच फॉलो होगा? देखो किस में, मल्टीपल में या मल्टी लेवल में? सर मल्टीपल में। देखो अप्रोच तो वही हो रहता है हमारे पास, टॉप से हमेशा बॉटम में होगा, बट जो एग्जीक्यूशन की बात कर रहे हो उसके लिए एमआरओ है तो सही। एमआरओ क्या है? सर मार्क रेजोल्यूशन, सॉरी सर मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। वो तो है हमारे पास, मतलब है क्या, वो किस लिए है? हाँ सर वो तो उस मतलब उसमें जो हमारी सर एग्जीक्यूशन होता है, उसकी सुपर क्लासेस की एग्जीक्यूशन की प्रायोरिटी है, राइट? हाँ, तो उसका ऑर्डर डिफाइन करता है वो। हाँ, तो डाउट कहाँ पे है इसमें? सर मतलब जब लेफ्ट से राइट जाते हैं तो सर यही चीज पूछना था सर, यहाँ पर कंफ्यूजन था थोड़ा सा। लेफ्ट से राइट ही होता है हमेशा एमआरओ में। यस सर, यस सर। ठीक है, जो पहले रख दिया सबसे पहले तो वो उसकी सुपर क्लास की तरह काम करेगा।
अगर वहां पे भी कुछ नहीं मिलता तो वो नेक्स्ट में जाता है, या फिर वहां पे भी सुपर क्लास डिफाइन करता है तो वो नेक्स्ट में जाएगा, दोनों कंडीशन में वो नेक्स्ट पे जाएगा। ठीक है। ओके सर। हाँ ओके तो अब सुनो, देखो आई थिंक मोस्टली हमने यहाँ पे काफी चीजें कवर कर ली है और कुछ बच्चों का नंबर नहीं आ पाया है यहाँ पे, ठीक है, तो सॉरी फॉर दैट। बट क्योंकि क्लास का टाइम होने वाला है, अब मैं आपको सबसे बढ़िया जो आपकी खुशखबरी है सबसे लास्ट वाली, वो गुड न्यूज आपको दे देता हूँ यहाँ पे। तो पहली चीज तो देखो ये है कि आपका 2-3 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब आपका बचा क्या है, मल्टी थ्रेडिंग बचा है, जो कोई खास इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, मतलब इतना ज्यादा यूज वगैरह तो होता नहीं है। इटरेटर्स है वो भी कोई खास नहीं है टॉपिक ज्यादा, बस वो अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि कैसे काम करता है, किस तरीके से आपको इटरेशन वगैरह को अगर करना है, कहीं पे होल्ड करना है उसको, ठीक है, उसको लिमिटेड करना है, तो वहां पे आप इटरेटर्स वगैरह का, जनरेटर्स का यूज कर सकते हो। ठीक है। और एक जो यूजफुल है वो 2 टॉपिक्स है यहाँ पे, एक्सेप्शन हैंडलिंग और जो एरर हैंडलिंग वाला जो पार्ट होता है आपका, और दूसरा है फाइल हैंडलिंग का। ठीक है। तो ये 4 टॉपिक गिने चुने आपके बचे हैं अभी, और उसके बाद आपका ये एक दिन भी लेंगे अगर एक टॉपिक में, तो भी मतलब आपका कवर हो जाएगा 4 दिन में आराम से। ठीक है। तो 3 से 4 दिन में मैक्सिमम हो जाएगा। उसके बाद मैं पूरा का पूरा सिलेबस पाइथन का जब आपका ये कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस, तो मैं पूरी का पूरा यहाँ पे कंप्लीट फास्ट ट्रैक थ्रू यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, रिवाइज करवाने वाला हूँ पूरा का पूरा सिलेबस आपको। तो वो क्लास जरूर ज्वाइन करनी है, और वो क्लास ज्वाइन तो करनी है, वो रिकॉर्डेड सेशन जो आपको दूंगा वो सबको डाउनलोड करना है। ठीक है। ताकि आप कभी भी जब करोगे तो 1-1.5 घंटे में पूरा पाइथन रिवाइज कर सको शॉर्टकट में। तो ये चीजें हमारे पास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। अच्छा, अब दूसरी बात सुनो, अब आपके सेमेस्टर एग्जाम्स आने वाले हैं। अब कब आएंगे कब होंगे कुछ अभी अता पता है नहीं इसका। 9 से एक्सपेक्टेड मतलब जो डेट है वो ये है कि 9 से स्टार्ट हो सकते हैं। तो एक चीज हमने डिसाइड की है कि अभी मैं आपका 2-3 दिन में जो ये सिलेबस है वो कंप्लीट करवा देता हूँ पहले, फिर जो बची हुई क्लासेस हमारी बचेंगी, जो कि हमने रिजर्व कर रखी है पहले से प्रोजेक्ट के लिए, तो आपकी क्लासेस अगर आपके एग्जाम्स आ जाते हैं 9 से पहले पहले, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपकी क्लासेस कैंसिल कर देंगे। ठीक है। और जब आपके एग्जाम खत्म हो जाएंगे तब ये क्लासेस फिर से रिज्यूम कर देंगे। क्लियर हुआ? यस सर। तो बेनिफिट ही बेनिफिट है आपका, राइट? अच्छा, अब ये जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट है, आई नो कि देखो मैं ये नहीं कहता कि आप पाइथन ही पढ़ो, देखो मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ, पाइथन तो आप कभी भी पढ़ सकते हो, बट सेमेस्टर में री आ गई ना तो बहुत भारी तो हो जाता है यहाँ पे उसको निकालना, राइट? तो मैं आपकी फीलिंग समझ सकता हूँ। एग्जाम्स में देखो मार्क्स भी अच्छे लेके आने हैं आपको, री नहीं चाहिए आपको। कुछ लोगों को तो री का डर है, कुछ लोगों का मार्क्स का डर है। तो आप पाइथन नहीं पढ़ रहे घर पे, पहली बात तो जो मुझे पता है, और नहीं पढ़ोगे आप। ठीक है। तो आप एक काम करना, आपके लिए सबसे बढ़िया मैंने क्या डिसाइड किया यहाँ पे, कि आप क्लास में रेगुलर आ जाओ, क्योंकि माइंड भी फ्रेश हो जाएगा आपका। क्लास में आ जाओ, 3-4 दिन की तो बात है, क्लास में रेगुलर आ जाओ। इस टाइम पे, पर्टिकुलर टाइम पे क्लास ज्वाइन कर लो, क्लास में डाउट्स वगैरह क्लियर हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, जो भी कुछ प्रॉब्लम होगी यहीं की यहीं सॉल्व हो जाएगी। बाकी जो बचा हुआ पार्ट है डेली का, जो अब रिकॉर्डेड सेशन आने वाले ये लास्ट के, इनको डाउनलोड कर लेना, सारे रिकॉर्डेड सेशन को डाउनलोड कर लेना प्रॉपर्ली। ठीक है। डाउनलोड करोगे तो क्या होगा कि जब फ्यूचर में, क्योंकि अभी तो आप करोगे नहीं प्रैक्टिस वगैरह घर पे, अभी तो आप सेमेस्टर एग्जाम्स में बिजी हो जाओगे, उनके लिए प्रिपरेशन करोगे, तो अभी सिर्फ क्लास कर लो, और बाद में आप रिकॉर्डेड सेशन से कर लेना अगर कोई डाउट रह जाए तो, या प्रैक्टिस करोगे तो वहां से रिवाइज आपका हो जाएगा। अच्छा, दूसरा जो पार्ट है, दूसरा पार्ट ये है आपका कि हाँ, तो रिकॉर्डेड सेशन से कर लोगे। अब सपोर्ट आपको अगर फ्यूचर में वैसे भी कभी चाहिए होगी, वैसे तो मैं आपका जैसे प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे तब हम करेंगे इस पार्ट को, बट फिर भी अगर आपको क्या करना है यहाँ पे, लेट्स से सपोर्ट चाहिए होगी, डाउट्स वगैरह जो आएंगे फ्यूचर में जाके, तो उसके लिए देखो डेडिकेटेड सपोर्ट तो मैं नहीं प्रॉमिस कर सकता आपको, ये तो मैं नहीं कर सकता कि एक लाइव क्लास ले लेंगे वहां पे डाउट क्लियर कर देंगे, ऐसा तो मैं बिल्कुल भी नहीं बोलूंगा आपको। बट हाँ, आपको आपके पास मेरे नंबर भी हैं, ठीक है, और मैं एक फेसबुक का पेज आपको प्रोवाइड करवाऊंगा। वहां पे सबसे प्रायोरिटी पे तो मैं फेसबुक का पेज रखता हूँ, वहां पे मैं, क्योंकि वो स्टूडेंट्स के लिए ही है, तो जब भी मैं फ्री होता हूँ वहां पे रिप्लाई कर देता हूँ। व्हाट्सएप वगैरह पे मैं रिप्लाई करता नहीं हूँ, और कॉल तो मैं पिक ही नहीं करता किसी के,
और कोई बार बार कॉल करता है तो उसको ब्लॉक लिस्ट में और डाल देता हूँ। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि या तो आप मुझे अगर ज्यादा ही कुछ है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पे आप मुझसे पूछ लो, मैं जैसे ही जब भी फ्री होऊंगा आपको आपके डाउट्स वगैरह क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो आई थिंक हर तरीके से आपका फायदा ही फायदा है। ठीक है, लाइफ टाइम आपको एक्सेस मिल जाएगा, कभी भी आप हेल्प ले सकते हो मुझसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और क्या है, बस इतना ही। तो कैसा लगा फिर प्लान? सर हाँ जी, आज का रिकॉर्डिंग सेशन डाल दीजिएगा। आज का रिकॉर्डिंग सेशन बिल्कुल डाल देंगे। और बताओ, ठीक है गाइस, आपका बेनिफिट है अब तो, अब तो खुश हो? यस सर, थैंक यू हाँ, सर। तो हर तरीके से मतलब आपका बेनिफिट है। मैंने कोई क्लासेस यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं क्वांटिटेटिव पे करता तो फिर मुझे लगा कि आपका लॉस हो सकता है कुछ लोगों का, या फिर आप क्लास ज्वाइन नहीं करोगे प्रॉपर्ली, आएंगे 2-4 बच्चे मैं करवा के चला जाऊंगा, फिर आप रिकॉर्डिंग सेशन में लगे रहोगे, फिर थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। तो इस चीज को हम मैनेज कर लेंगे, कुछ आप मैनेज करो, कुछ मैं मैनेज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों जब करेंगे थोड़ा थोड़ा तो हो जाएगा सारा पार्ट कंप्लीट। ठीक है, चलो तो गाइस Yes, sir. कल से मैं आपका क्वांटिटेटिव में 2-3 दिन में खत्म करके सिलेबस और आपको फ्री कर देता हूँ। पाइथन से तो फ्री हो जाओगे आप। ठीक है, फिर उसके बाद बचा हमारा प्रोजेक्ट, उसमें हम चीजें करते रहेंगे, तो वो देखते हैं कि कब क्लासेस किस तरीके से आपकी आती हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो जैसे ही डेट शीट आएगी तब हमें क्लियर हो जाएगा। अगर नहीं आती है, लेट आती है, तो फिर कंटिन्यूटी में हम कंप्लीट कर देंगे, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है अपने को। ठीक है, ओके सर। Yes, sir. चलो तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टाटा, कल मिलते हैं, कल आगे कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, sir.